हेलो एंड जोहार नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ओ मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है क्लास 10 वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ। भूगोल का पहला चैप्टर है, उससे मैं लेकर आया हूँ संसाधन और विकास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके आएगा। संसाधन क्या है जानेंगे, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे आपको पता है कि संसाधनों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। उन चारों प्रकार को हम लोग यहाँ जानेंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं। उसके अलावा भी कुछ और है, जैसे स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद विकास के स्तर पर या विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इन सारे को कोशिश किया है मैंने कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इन चारों टॉपिक से उठा करके लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हमारे पर्यावरण में मतलब हमारे आसपास जो वस्तु उपलब्ध है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और वह जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान है, उसे क्या कहते हैं? ये इसका आंसर है, इसे हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन का डिफिनेशन अगर दिया जाए तो ये पूरी लिख सकते हैं। आपको पूछे संसाधन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, उसी को हम लोग कहेंगे संसाधन। तो पहला हो गया संसाधन। उसके बाद संसाधन के मैंने बताया कि संसाधन को वर्गीकरण किया गया, तो दो प्रकार के वर्गीकरण किया गया, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। और प्राकृतिक संसाधन 4 होते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ये वाली क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला नंबर जैव और दूसरा नंबर होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन जो होता है उसको उत्पत्ति के आधार में रखा गया। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन? तो संक्षिप्त में कहा जाए, वह संसाधन जो कभी न कभी जीवों का अंश हो, अर्थात कभी न कभी सजीव का अंश हो, तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन मतलब जीवों का अंश। और अजैव, जो अजैव संसाधनों से बना हो, उसमें जीव कभी ना हो, जान कभी ना हो। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जैव और अजैव संसाधन भी पूछा है अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो मेरा प्रश्न था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर आ गया। अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, ढूंढना होगा कौन कौन है। क्या व्यक्तिगत संसाधन है, तो ये संभव नहीं है। राष्ट्रीय संसाधन, ये भी नहीं है। तो क्या संभावित संसाधन, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जैव संसाधन, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 वर्ग होते हैं, जैव और अजैव। तो ऑप्शन में जैव है, इसलिए आंसर ये होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके घर में दूध देने वाली गौ माता है, गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन में रखेंगे? मतलब जैव संसाधन के एग्जांपल्स हैं कि अजैव संसाधन की गौ माता। तो क्या वे अजैव है, क्या राष्ट्रीय है, क्या सामुदायिक है, या फिर उसका सही जवाब जो होगा इन चारों ऑप्शन में से वो है जैव संसाधन। वो जैव संसाधन का उदाहरण है, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अजैव नहीं। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन मतलब जिसमें जान ना हो, निर्जीव हो, नॉन लिविंग थिंग हो। तो ढूंढिए। धातु, नॉन लिविंग थिंग्स, ये नहीं होगा। खनिज, ये भी नहीं होगा।
चट्टाने ये भी नहीं होगा। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तो ये क्या है, ये जैव संसाधन है। और हमारा प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा संसाधन अजैव संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो वनस्पति, ये तीनों अजैव संसाधन के उदाहरण है लेकिन ये नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन नहीं है, तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पहले करते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों का दो वर्गीकरण होता है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये पहला नंबर होता है नवीकरण, नवीकरणीय भी कर सकते हैं, और दूसरा होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। ये ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका एक बार उपयोग कर ले फिर से उपयोग कर सकते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय। अनवीकरणीय, एक बार उपयोग हो गया पुनः उपयोग करना मुश्किल है, तो वैसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये किसके वर्गीकरण में आते हैं, ये समाप्यता के आधार पर। तो प्रश्न था कि समाप्यता के आधार पर संसाधन नहीं है, या संसाधन के कितने प्रकार हैं। समाप्यता के आधार पर इसको मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं। समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब जिसका एक बार उपयोग कर लेंगे पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो भले चलो भाई ढूंढते हैं ऑप्शन में, बिना ऑप्शन पढ़े नहीं जवाब देना है। ऑप्शन बोलता है क्या पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा को एक बार उपयोग करते हैं तो क्या पुनः उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है नहीं, आप सोचिए। फिर दूसरा वन, वन का उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग, वन आ सकता है, खुद जन्म ले सकता है। क्या जल, जल का उपयोग करेंगे फिर से वापस जल प्राप्त हो जाता है। अगर ये तीनों फिर से प्राप्त हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। मतलब पवन ऊर्जा, वन और जल का उपयोग करने के बाद भी फिर से ये हमें प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए से नवीकरणीय संसाधन करेंगे, या पुनः पूर्ति योग्य भी संसाधन इन्हें कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। अब सोचिए ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में तटीय इलाके में उठने वाला, क्या ये अजैव है, अरे अजैव कहां से हो सकता है। क्या अचक्रीय है, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। मानवकृत, मानव द्वारा बनाया गया है, नहीं। ये पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब ज्वारीय ऊर्जा से आप बिजली प्राप्त कर लीजिए, बिजली बना लीजिए, क्या फिर से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में हमें ढूंढना है क्या, कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण ढूंढना है। चलो भाई ढूंढते हैं। क्या पेट्रोलियम, इधर से देखते उल्टा देखते हैं, क्या पेट्रोलियम का उपयोग करने के बाद फिर से पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोयला, बॉक्साइट, ये तीनों नहीं प्राप्त किया जा सकता। हाँ, सौर ऊर्जा या सोलर, जो लाइट है, सोलर एनर्जी है, उसका उपयोग करके फिर से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मतलब फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, ये सभी किसके हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन के उदाहरण है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क एक अयस्क है जिसका उपयोग लोहे को बनाने में किया जाता है। क्या जब इसको लोहा बना दिया जाता है प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं हो सकता है, क्योंकि लोहा अयस्क एक प्रकार का पत्थर है, उस पत्थर को जला के गला करके लोहा प्राप्त किया जाता है। तो फिर लोहा को गलाएंगे तो फिर वापस लोहा अयस्क आ सकता है, नहीं आ सकता है। लोहे के भंडार सीमित है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म। परवाह जैव संसाधन, इसका सीधा सीधे एग्जाम्पल है, इसका आंसर अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्या यह अनवीकरणीय है, क्या यह नवीकरणीय है,
क्या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। मतलब कोयला का उपयोग करते हुए आप देखे होंगे, अनुभव किए, तो क्या कोयला का उपयोग एक बार कर लेंगे तो पुनः उपयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जैसे ही नवीकरणीय कट गया उसी क्षण ये तीनों ऑप्शन कट गए। इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे बनने में लाखों अरबों वर्ष लगता है और इसके भंडार भी सीमित है, कभी न कभी ये समाप्त होगा ही। निम्न में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में है। तो चलिए ढूंढते हैं कि कौन सा संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार फिक्स है, आज न कल समाप्त होगा। क्या जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा? इसके भंडार असीमित है, जितना उपयोग करेंगे करते चले जाइए। लेकिन खनिज तेल जैसे पेट्रोल डीजल ये सब हो गया, इसका उपयोग करते जाओगे तो यह परेशानी का सबक होगा, मतलब आगे समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने वर्गों में बांटा गया? चलिए मैं बताता हूं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का। जैसे पहला नंबर होता है व्यक्तिगत। अब ये व्यक्तिगत संसाधन कौन होता है? जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। दूसरा, व्यक्तिगत के बाद आप सामुदायिक कर दीजिए। सामुदायिक संसाधन जिस पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोगों का समूह बनता है, उसका अधिकार होता है। थर्ड नंबर यहां मैं लिखता हूं। तीसरा नंबर क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय जिस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार होता है। फोर्थ नंबर अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन जिस पर एक नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार होता है। उसके बाद राष्ट्रीय, किसी देश की सीमा के अंदर जो होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय बल्कि एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व का उस पर अधिकार होता है। यही क्वेश्चन था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? आंसर आया चार मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल, जैसे आप घूमने जाते होंगे पार्क या कोई पिकनिक स्पॉट जाते होंगे पिकनिक मनाने के लिए, तो वहां जब जाते हैं तो क्या वह व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण होगा? अरे पार्क सार्वजनिक हो गया भाई, कैसे होगा? तो ये सीधा सीधी लिखिए, ये सामुदायिक होगा। नवीकरणीय और संचित से कोई मतलब नहीं है इसको, ये सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? मतलब कहने का मतलब, मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए भारत का एक छोटा सा मैप मैं बनाता हूं आपके लिए, इंडियाज मैप। ये मान लीजिए इंडिया का दोनों छोर है। आप बोलते हैं समुद्री क्षेत्र, ये वाली पार्ट तो पूरा पानी ही पानी, आपको पता है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर की दूरी तक, मतलब भारत का ये तटीय इलाका से कितने किलोमीटर तक भारत की राष्ट्रीय संपदा हो सकती है या किसी देश की राष्ट्रीय संपदा हो सकती है? तो इस तटीय इलाका से कितना किलोमीटर तक जा सकते हैं आप? तो 22.2 किलोमीटर, लगभग 22.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा होती है। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संपदा। ध्यान रखिएगा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो 22.2 किलोमीटर तक। आगे अगला चलते हैं। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता? मतलब ये तो यहां तक तो राष्ट्रीय संपदा के तहत चल जाएगा। 22.2 किलोमीटर तक कह सकता है भारत, उस पर दावे ठोक सकता है कि ये राष्ट्रीय संपदा है। लेकिन अब कितना किलोमीटर आगे जाएगा कि वहां तक उसका संसाधन हो सकता है, मतलब उसका अधिकार हो सकता है, उसके पीछे हो सकता है, उसका आगे नहीं। तो लगभग जो है ये मानिए 200 किलोमीटर है कि 200 किलोमीटर के आगे नहीं जा सकते। 200 किलोमीटर के पीछे अगर आप रहेंगे तो आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन 200 किलोमीटर के आगे गए तो गड़बड़ हो गया। इसका आंसर है
कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता? तो 200 किलोमीटर के बाद किसी देश का अधिकार नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तट रेखा से कितनी दूरी तक क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? मतलब तट रेखा, ये तट रेखा भारत की है, इससे कितने किलोमीटर दूरी तक आर्थिक क्षेत्र, मतलब वहां से आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे मछली मार का कर सकते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं या अन्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, लेकिन कितनी किलोमीटर तक, उसके आगे गए तो ना हो सकता, क्योंकि उसके आगे अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है। तो इसका आंसर होगा 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील तक, मतलब लगभग इधर 200 समुद्री मील तक वो जो है किसी देश की आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, लेकिन 200 समुद्री मील के आगे बढ़ोगे तो वो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। बांधों में जल, बहुत बड़े बड़े बांध बने हुए हैं भारत में, जैसे हीराकुंड बांध हो गया, भाखड़ा नांगल हो गया, उस प्रकार के बांध में जल और वन किस संसाधन का उदाहरण है? तो ये होंगे संचित संसाधन। किसके हैं? संचित संसाधन के उदाहरण होता है। मतलब अब आ गया संसाधन का चौथा नंबर जो था विभाजन, उसको हम लोग बोले थे विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मैं यहां लिख देता हूं, वहां जगह नहीं है। पहला नंबर होता है संभावी संसाधन, जो भविष्य में योजना बना करके उपयोग किया जा सकता है। फिर दूसरा विकसित, जो उपयोग लायक हो चुका है, जिसका प्रौद्योगिकी से विकास हो चुके हैं। भंडार तो आप तो को पता ही है, स्टोर रूम, स्टोर बहुत है। और चौथा संचित। ये चार होते हैं, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। विकास के स्तर पर जो वर्गीकरण किया जाता है संसाधन का, उसके चार प्रकार होते हैं। उसी में से क्वेश्चन था कि बांधों में जल, तो वहां संचित है, वो हमारे लिए संसाधन है, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। अगले क्वेश्चन के चलते, निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? तो देखिए, क्या शमशान राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है? शमशान पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है क्या? नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो राष्ट्रीय संसाधन से मतलब नहीं है, ये सामुदायिक हो गया। चारण भूमि, कोई चारागाह हो गया, तो क्या चारागाह पे एक व्यक्ति का होता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बाग बगीचा, ये भी सामुदायिक हो गया। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय संसाधन, तो जल क्या हो गया? राष्ट्रीय संसाधन हो गया, इस ऑप्शन के अनुसार जल। एक या एक कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि, मतलब भूमि का वह टुकड़ा जिसमें एक वर्ष या एक से अधिक वर्षों तक खेती नहीं किया गया है, उसे क्या कह सकते हैं? तो क्या उसके वेस्टलैंड कह देंगे, बेकार भूमि कह देते हैं, क्या वर्तमान प्रतिभूमि कहेंगे, बंजर भूमि कहेंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो एक या दो वर्ष कृषि जो वर्ष होता है उसमें अगर खेती नहीं हुआ तो उसको प्रतिभूमि कह सकते हैं, लेकिन जब समय बढ़ जाता है तो बंजर भूमि में आ जाता है। और वेस्टलैंड तो बेकार भूमि होती है जो किसी काम का नहीं है। तो ये पार्ट 1 है, इसके आगे भी आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो या इस प्रश्न का कलेक्शन अच्छा लगेगा तो तुरंत मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना करें, क्योंकि इस एक सब्सक्राइब, एक शेयर मेरी और आपकी और उन विद्यार्थियों का सहयोग कर सकता है जो हम जैसे टीचरों के आशा में बैठे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।